हेलो एंड वेलकम वंस अगेन ऑन टेस्ट इट लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस केसेस के बारे में, उनके प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 125 सीआरपीसी में पहले केसेस फाइल होते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद जो बीएनएसएस आया है उसमें सेक्शन 144 मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। वाइफ जो मेंटेनेंस मांगती है कोर्ट के ज़रिए, फैमिली कोर्ट में जब केसेस फाइल होते हैं तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है शुरुआत से अंत तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या ये वन टाइम एलिमनी कैसे सेट होती है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिनमें मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। पहला तो सेक्शन 125 सीआरपीसी का ही था, जो अब 144 बीएनएसएस का है। फिर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 20 और स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 37 है, जो मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में बात करता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इफ़ अ वाइफ इज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी, अगर उसके साथ वाइफ के साथ हैरेसमेंट की जा रही है वगैरह, तो क्या ऑप्शन इसके साथ पास रहते हैं, कौन कौन से केसेस वो कर सकती है। तो पहला, आप एफआईआर के प्रोविजंस भी रहते हैं कि 498 में आप एफआईआर करेंगे पुलिस के पास, जो रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल जिसमें चलेगा आगे। जो पहले 498A आईपीसी में होता था, वो अब सेक्शन 85 बीएनएस में होता है, जिसमें क्रूएलिटी के ग्राउंड पर आप एफआईआर कर सकते हैं। फिर आते हैं मिसलिनियस जुडिशल क्रिमिनल केसेस, जिसमें पहला है 125 सीआरपीसी जैसा मैंने बताया अभी, और 144 बीएनएसएस है। इसमें आप मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। और दूसरा फिर आता है डीवी एक्ट सेक्शन 12 के अंदर, जिसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करते हैं और साथ ही साथ मॉनेटरी रिलीफ जो मेंटेनेंस डीवी एक्ट के अंदर भी मिलती है। आगे हम बात करेंगे कि डीवी एक्ट और 125 के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पे ये बात करेंगे हम कि कौन कौन से केसेस यहाँ पे कर सकते हैं। पहले तो एफआईआर का भी प्रोविज़न है कि एफआईआर करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। फिर दूसरा है कि डायरेक्ट आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं अपने कोर्ट में। अभी बात करते हैं हम कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस और मेंटेनेंस के केसेस आप फाइल करेंगे। देखिए 498 जैसे मैंने बात करी, जो 85 बीएनएसएस है, उसको खिलाफ वाइफ अपने हस्बैंड और उसके इन लॉज के खिलाफ फाइल करती है अगर उसके साथ क्रूएलिटी की गई है। तो उसमें प्रोविज़न है पनिशमेंट का, कि जिसमें डायरेक्ट एफआईआर होगी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल इसमें स्टार्ट होगा। क्रिमिनल ट्रायल पर कैसे प्रोसीजर होता है उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसमें 3 साल की सज़ा है और फाइन भी इसमें हो सकता है। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस है फिर मेंटेनेंस के। तो जो 125 सीआरपीसी में आप लगाएंगे फैमिली कोर्ट में, अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो सीजीएम की कोर्ट में। तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन लगाएंगे सीजीएम के पास। तो ये 3 चीज़ें हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें। देखिए कोई स्पेसिफिक या कंपलसरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन यस, अगर आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये आपका लगेगा जब आप पिटीशन ड्राफ्ट होगी। और उसके अलावा मैरिज कार्ड, फोटोग्राफ्स ऑफ मैरिज, ये मेंटेनेंस के केसेस में वैसे कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन यस अगर हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हुई है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अपनी पिटीशन के साथ, आप जब पिटीशन आप ड्राफ्ट करोगे मेंटेनेंस के केसेस में। तो दूसरी बात, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस जब आप फाइल करते हैं कोर्ट्स में, एप्लीकेशन देते हैं आप सीजीएम के पास, तो उसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल करने से पहले भी बहुत स्टोरी रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि वो पहले कंप्लेंट कर चुके होते हैं, वुमेन्स सेल्स जा चुके होते हैं, एग्रीमेंट्स हो चुके होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ एनेक्स्ड की जाएंगी। क्या क्या चीज़ें ड्राफ्ट जब पिटीशन की जाती है, एप्लीकेशन की जाती है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं। देखो पहले तो कोर्ट, कौन से कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स
हैव अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे मेंटेनेंस के केसेस वहाँ पे लगेंगे फैमिली कोर्ट में, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होंगे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल होंगे। उसके बाद पार्टीज़ उसमें क्या क्या होंगी, पहले तो जो पिटिशनर, इफ़ वाइफ कम्स टू यू, तो वाइफ पिटिशनर रहेगी और उसके साथ साथ उसके बच्चे जो होंगे वो भी वहाँ पे पार्टीज़ बनेंगी। फिर रेस्पोंडेंट्स उसमें बनेंगे जो इन लॉज हैं, जैसे मेंटेनेंस मांगेगी तो हस्बैंड से मांगेगी तो हस्बैंड पार्टी रहेगा, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है वाइफ, तो उस केस में अगर उसको उसके इन लॉज भी उसके साथ क्रूअलिटी करते थे तो वो भी उसमें पार्टी उनको बनाया जाएगा। फिर उसमें इंसिडेंट्स लिखे जाएंगे सीक्वेंस वाइज कि कब शादी हुई, शादी के बाद कब तक कॉर्डियल रिलेशन रहे, उसके बाद कब माहौल ख़राब होने लगा, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगेंगी और वो सीक्वेंस वाइज पिटीशन बनेगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि ड्राफ्ट की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जब आपने अपनी कंप्लेंट फाइल की, अपनी पिटीशन फाइल की कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आपने मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की, तो उसके बाद आपका रिप्लाई आएगा उस पिटीशन पे हस्बैंड की तरफ से। जो आपने एलिगेशंस वहाँ पे लगाए होंगे वो एलिगेशंस डिनाई किए जाएंगे हस्बैंड्स के द्वारा। तो अब आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी का एफिडेविट वहाँ पे सबमिट करना है। उसका ड्राफ्ट रजनीश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये जजमेंट, और वहाँ के जजमेंट के लास्ट पे ये ड्राफ्ट दिया गया है। ये मैंने यहाँ से ड्राफ्ट लिया नॉन एग्रीकल्चर लैंड को लेकर कि वो लोग, उनका ड्राफ्ट कैसे होगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब टाइमिंग क्या है ये फाइल करने का, एफिडेविट फाइल करने का, एसेट्स एंड लायबिलिटी का। आप रिप्लाई से पहले भी ये सबमिट कर सकते हैं कोर्ट को, या तो फिर रिप्लाई जब आ जाए हस्बैंड का उसके बाद भी ये कोर्ट को सबमिट करेंगे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है उस पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट होगा आई सो एंड सो, वाइफ का नाम, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आएंगी जिसमें उसका अपना नाम, कितनी उम्र है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं उसकी, कहाँ पे अभी रह रही है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैट्रिमोनियल हाउस में चली जाती है वाइफ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखेगी कि वो कहाँ पे रह रही है, शादी कब हुई थी, सेपरेट कब हुए थे शादी के बाद, मंथली एक्सपेंसेस कितनी हैं एप्लीकांट के, जैसे कि रेंट हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें कितनी बन रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा आ गया डिटेल्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड मेंटेनेंस बीइंग पेड। क्या कोई पहले से ही इसके अलावा प्रोसीडिंग चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की केसेस आप दोनों चला सकते हैं एक साथ। तो यदि आप फाइल कर रहे हैं, जैसे आपने पहले ही डीवी एक्ट में फाइल कर दी है कंप्लेंट और उसके बाद आप 125 में पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि प्रोसीडिंग चल रही है, और वहाँ से अगर कोई सपोर्ट आ रहा है, मेंटेनेंस मिल रहा है उस केस में, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे लिखनी है। और कौन से एक्ट के अंदर आपने डीवी या दूसरे एक्ट में आपने कंप्लेंट फाइल की है दूसरी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देनी है और सही देनी है। उसके साथ जैसे कि मान लो आपने पहले डीवी एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल की थी और वहाँ पे एक ऑर्डर पास हो गया, इंटरिम ऑर्डर पास हो गया जिसमें मेंटेनेंस डिसाइड कर दी, इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड की कोर्ट, तो वो ऑर्डर की कॉपी आपको फिर इस पिटिशन के साथ लगानी है कि इतना जो है पहले प्रोसीडिंग हुई थी और उस प्रोसीडिंग के अंतर्गत इतनी इंटरिम मेंटेनेंस दी जा रही है। यदि वो मेंटेनेंस दे रहा है नहीं दे रहा है वो भी लिखना है। हो सकता है कि ऑर्डर हो गया कोर्ट का लेकिन हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस पे नहीं की जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कितना एरियर्स उसकी हो गई हैं वो भी लिखना है। क्या कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा दिया जा रहा है वो भी वहाँ पे लिखना है। फिर सी आ जाता है डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, कितने फैमिली मेम्बर
डिपेंड हैं, जैसे कि वाइफ के फिर चिल्ड्रन होंगे, उन चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन, कितनी उनकी एज है, कितना उन पे खर्च वगैरह होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। जैसे मान लो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो गए और उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे वाइफ के साथ रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देनी होगी कि कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो लिखनी है। फिर उसके बाद उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए कि उनमें वेदर आइदर पार्टी और चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, इफ़ यस प्रोड्यूस मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो उसका भी मेडिकल रिकॉर्ड्स लगाने हैं इसके साथ। उसके बाद सीरियस डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंडिचर, इफ़ यस प्रोड्यूस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, कितना उस पर खर्चा लग रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगानी है अगर कुछ है। अगर नहीं है तो सीधे NA करके आगे बढ़ना है। और एनी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, कोई सीरियस डिजीज़ है उसके बारे में लिखना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगानी है मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर। फिर डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द पार्टीज़, कितने बच्चे हैं शादी से और उनका नाम, डिटेल पेरेंट्स के, किसकी कस्टडी में वो चिल्ड्रन हैं प्रेजेंटली, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। जैसे कि आप मेंटेनेंस केसेस लगाते हैं, साथ में आप गार्डियंस अवार्ड एक्ट में भी केसेस लगाते हैं कि किसके पास कस्टडी रहेगी चिल्ड्रन की, वो सारे अगर वहाँ से कोई ऑर्डर आया है पहले से ही तो वो भी आपको यहाँ लगाना है। यदि ऐसा कोई केस नहीं है तो ये बताना है कि किसके पास बच्चे अभी करंटली हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी हुई। उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आ रहा है, जैसे उनके फूड को लेकर, क्लॉथिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसमें कितना खर्चा आता है। एजुकेशन के अलावा कोई दूसरी वो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है और वहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है, क्या कोई एजुकेशन लोन वगैरह लिया हुआ है, कोई मॉर्गेज पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। क्या कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है आइदर पार्टीज़ के द्वारा एजुकेशन एक्सपेंसेस उठाने के लिए बच्चों की, वो भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद वेदर एनी फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी फॉर द एजुकेशन एक्सपेंसेस, हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, जैसे फादर ऑफ द वाइफ, वो मेडिकल एक्सपेंसेस उठा रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर अगली बात आती है कि डिपोनेंट की कोई इनकम है क्या। यदि वाइफ कोई काम कर रही है, वो इनकम अपनी जनरेट कर रही, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। कहाँ पे काम कर रही है, क्या डेजिग्नेशन है, मंथली इनकम कितनी है, गवर्नमेंट सर्विस है या गवर्नमेंट सर्विस में अगर है तो सैलरी सर्टिफिकेट अपनी यहाँ पे लगानी है, प्राइवेट में है तो फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह, मंथली इनकम कितनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो जनरेट की जाएगी प्राइवेट कंपनी में अगर है तो वो यहाँ पे लगवानी है। हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रेवल अलाउंसेस, डियरनेस डीएज और अदर सर्विस बेनिफिट बीइंग प्रोवाइडेड, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। वेदर एसेस टू इनकम टैक्स, जो ITR है वो भी यहाँ पे अटैच करना है। शादी से 1 साल पहले का ITR जो भरा था, 1 ईयर प्रायर टू सेपरेशन, और फिर जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी उस टाइम पे जो ITR फाइल किया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। उसके अलावा जो साइड इनकम जनरेट हो रही है, कहीं से रेंट वगैरह आ रहा है, इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपने बैंक स्टेटमेंट्स 3 साल के देने हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि सेल्फ एक्वायर है अगर कोई तो उसकी इन्फॉर्मेशन। जॉइंटली दोनों ने कोई प्रॉपर्टी ली है उसकी इन्फॉर्मेशन, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है।
इसके अलावा अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स हैं तो उनकी वैल्यू, उनका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें, स्टेटस ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिटेल ऑफ रेंट इफ लीज्ड, डिटेल ऑफ लोन टेकन और गिवन बाय द डिपोनेंट, कोई लोन लिया है उसके बारे में, ज्वेलरीज वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने ली है शादी के बाद, ट्रांसफ़र डीड, ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उनके पास कितनी एसेट्स वगैरह हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का सेक्शन आता है जिसमें बताया कि लोन लिया है, मॉर्गेज कुछ किया हुआ है, तो उन सभी चीज़ों का EMI कुछ पेंडिंग है, उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है। लोन क्यों लिया था, पर्पज़ क्या था, वो सारी देनी है। कितना लोन लिया था, अप टू डेट ऑफ फाइलिंग द एफिडेविट, इस जब ये एफिडेविट फाइल कर रहे हो वहाँ तब तक कितना आपको लोन अभी पे करना है। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देनी है तो वो भी लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ आप देना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या है वो सब लिखना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो सब। उसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है अगर आपको बिज़नेस पार्टनरशिप वगैरह जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप इन पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पाउस। मान लो कि वाइफ अपनी ये एसेट एंड लाइबिलिटी दे रही है तो हस्बैंड के बारे में भी वो यहाँ पे एक पैरा है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकती है। मान लो कि हस्बैंड अगर दे रहा है एसेट एंड लाइबिलिटी तो वो वाइफ के बारे में यहाँ पे लिख सकता है। हम वाइफ का ही लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में लिखेगी फिर कि उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगी। स्पाउस कितने कमा रहा है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, कुछ इनकम सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर लगा सकती है। इफ़ नॉट वेदर ही शी स्टेइंग इन हिज हर ओन अकोमोडेशन और इन रेंटेड अकोमोडेशन। मान लो कि वाइफ का अपना कोई घर है जो अपने पैसे से उसने बनाया हुआ है तो हस्बैंड ये एफिडेविट दे रहा है तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखेगा कि उसके पास अकोमोडेशन है अपना या तो हस्बैंड ने ही उसे प्रोवाइड किया गया है सेपरेटली रहने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकता है। और पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ स्पाउस इज नाउन टू डिपोनेंट। जो भी डिपोनेंट को पता है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि आपको देना ही ये इन्फॉर्मेशन, अगर पता है तो ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अन्यथा जो दूसरी पार्टी है वो खुद अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी के एफिडेविट सबमिट करेगा। और जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे दूसरे स्पाउस के बारे में, उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच होगा। मान लो कि आपने बता दिया हस्बैंड की जो इनकम है 80,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो अब ये किस बेस पे आप बता रहे हैं, क्या उसकी कोई इनकम सर्टिफिकेट है, वो लगा सकते हैं। और इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको लगानी है। मान लो कि कोई किसी का हस्बैंड जो है प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, अपना उसका कोई दुकान वगैरह है, तो उस सिचुएशन में आप कंपलसरी कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। आप अराउंड करके वहाँ लगा सकते हैं कि इतनी उसकी जनरेट इनकम हो सकती है उस बिजनेस से, तो यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हैं, बट इट शुड बी ट्रू। सो नाउ कम्स द डिटेल्स ऑफ एप्लीकांट or the other spouse. In case parties are NRI, overseas citizen of India, foreign national or person living abroad outside India, तो उस सिचुएशन में आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ कौन सी कंट्री उसकी सिटीजनशिप है, क्या कहाँ का नेशनल वो है, उसकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है और कौन सी जो फॉरेन करेंसी है उसमें उतना उसका कितना इनकम जनरेट हो रही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिन केसेस में जो एप्लीकांट है या जो उसका स्पाउस है वो इंडियन नहीं है, वो किसी बाहर की कंट्री में रहता है या फिर किसी बाहर की कंट्री का सिटीज़न है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी गई है।
और यदि या आप इंडियन हैं, बोथ आर इंडियंस, देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यू। के वाले में आप सीधे NA करके आगे बढ़ सकते हैं। और एंड में आप ये डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी आपने एफिडेविट में लिखा है वो बिल्कुल ही सच है, और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर वगैरह करेंगे, डेट वगैरह लिखेंगे, इस दिन को हमने ये एफिडेविट जो सबमिट किया है वो बिल्कुल मेरे नॉलेज के हिसाब से सच है और उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है। तो ये सब और लास्ट पे इसका सिग्नेचर होगा डिपोनेंट का। अब हम आते हैं कि मेंटेनेंस के केसेस जब फाइल हुआ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब केस फाइल होगा, फाइल होने के बाद आप अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एफिडेविट भी फाइल सबमिट कर सकते हैं, या तो फिर हस्बैंड के जो उसको वेट कर सकते हैं उसके रिप्लाई का, पिटीशन का, और उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अपनी सबमिट करेंगे। तो रिप्लाई आने से पहले एक वहाँ पे प्रोसीजर रहता है नोटिस का। नोटिस सर्व किए जाएंगे कोर्ट के थ्रू रेस्पोंडेंट्स को, यानी कि हस्बैंड और उसकी जो दूसरे रेस्पोंडेंट्स आपने रखे होंगे उनको नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद जब सर्विस पूरी होगी तो वो आएंगे, अपने वकील करेंगे और एडवोकेट के थ्रू आप अपना रिप्लाई उस पिटीशन पे वो देंगे। और मान लो कि आपने कोई FIR की है, क्रिमिनल केस किया है, जैसे मैंने 498A वाला बोला था कि क्रिवलिटी अगेंस्ट वुमेन वाइफ, तो वो FIR करी हुई है वाइफ ने, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसमें सीधे क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, जिस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। क्रिमिनल ट्रायल का क्या प्रोसीजर रहता है वो अलग से चलेगा। मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो हस्बैंड ने अपना एडवोकेट किया, उसने रिप्लाई फाइल किया, फिर अपने वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देगा। उसके बाद जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई होगी वाइफ ने, उस पर बहस होगी कि कितनी इंटरिम मेंटेनेंस सेट होनी चाहिए, कितना हस्बैंड को पे करना होगा वाइफ को, और कब कब एग्जेम्प्ट किया जाएगा हस्बैंड, उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे कि हस्बैंड कब पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। पर इट इज़ अ जनरल रूल, जैसा हम जानते हैं कि हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करना ही पड़ता है वाइफ को। तो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगी। इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट में जब बहस होगी तो डिसाइड किया जाएगा कितना महीना या कितना रुपये पर मंथ हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। वो उस पर ऑर्डर आने के बाद फिर जो विटनेसेस आएंगे बोथ पार्टीज़ के, उनकी क्रॉस होंगे और आगे केस चलेगा। लेकिन मान लो कि इंटरिम मेंटेनेंस एक बार डिसाइड हो गई, कोर्ट ने बता दिया कि 10,000 या 12,000 या जितने भी पर मंथ हस्बैंड शुड पे टू द वाइफ, बट हस्बैंड इज नॉट पेइंग, नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आप एक एग्जीक्यूशन पिटीशन डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे उसी कोर्ट में, और कोर्ट फिर रिकवरी वारंट इशू करेगा हस्बैंड के खिलाफ। तो यदि फिर भी पे नहीं करते तो फिर जेल भी जाना पड़ता है। तो ऐसे फिर जो हस्बैंड है अपना पैसा पे करता है, तो आगे फिर केस की प्रोसीडिंग आगे चलती जाएगी। तो ये केसेस हैं। पर एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगर इस केस के दौरान हस्बैंड ये एक्यूज़ करता है वाइफ को कि शी इज़ एडल्ट्री में रह रही, किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रही है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा हस्बैंड को एडल्ट्री, अन्यथा उसके खिलाफ ही फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है फॉर मैलाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वुमेन। अब मैंने पीछे एक बात कही थी कि इन सम केसेस हस्बैंड वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग मेंटेनेंस टू द वाइफ। वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन न करना पड़े, वो क्या क्या सिचुएशन है उन पर अब बात करेंगे। इफ हस्बैंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सक्सीड इन प्रूविंग दैट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे, कौन कौन सी सिचुएशन है वो नीचे दी गई है। ये सिचुएशन अगर प्रूव कर देता है हस्बैंड, तो फिर उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। वाइफ कैन मेंटेन हरसेल्फ, शी इज़ वेल एजुकेटेड। अगर वाइफ वेल एजुकेटेड है, वो खुद काम कर रही है या काम नहीं भी कर रही है जानबूझ के, लेकिन कमा सकती थी, खुद को मेंटेन कर सकती थी, लेकिन नहीं कर रही है, तो फिर ये प्रूव अगर आप कर देंगे तो जज आपके फेवर में बताएगा कि ठीक है, मेंटेन वाइफ खुद करेगी खुद को, हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड। दूसरा पॉइंट, वाइफ हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑन हर नेम। अगर कोई
प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, वाइफ के नाम पर, और वहाँ से उसे इनकम जनरेट हो रही है जो कि एनफ है उसकी मेंटेनेंस के लेकर, ठीक है, कोई गुड इनकम उसे मिल रही है, या किसी दूसरे सोर्स से वाइफ को इनकम मिल रही है, जनरेट कर रही है, और वहाँ उस पैसे से खुद को मेंटेन कर सकती है, अपने खर्चे पूरी कर सकती थी, तो फिर द हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू पे। तीसरा ऑप्शन आता है कि वाइफ अलग रह रही है हस्बैंड से, लेकिन कोई रीज़न नहीं है इसका, बिना वजह के अपनी मर्जी से साइड में रह रही है, तो वहाँ पर भी हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू पे। जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट हिंदू मैरिज एक्ट में है, सेक्शन 9 में, जो बात करेगा कि आप अगर वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज अलग रह रही है हस्बैंड से, तो वहाँ पे उसको वापस लाया जाता है, और उन सिचुएशन में हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू पे। हस्बैंड कोई गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है अगर वो अपनी मर्ज़ी से दूसरे जगह पे रह रही है, ठीक है, अपना बिजनेस कर रही है, तो उन सिचुएशंस में हस्बैंड नहीं है बाध्य कि वो। फोर्थ पॉइंट कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ नहीं था वाइफ के साथ, ना ही फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ना ही हस्बैंड के द्वारा, पर स्टिल शी इज़ लिविंग सेपरेटली विदाउट रीज़न। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम कि वाइफ ये एक्यूज़ करती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के हुआ है वाइफ के साथ, इसलिए वो सेपरेटली रह रहे हैं, अगर ये प्रूव हो गया कि कोई वायलेंस हुआ नहीं था, तो फिर वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा हस्बैंड को। इफ दीज ग्राउंड्स आर प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन एग्जेम्पशन फ्रॉम मेंटेनेंस कैन बी गिवन टू हस्बैंड, अदरवाइज ही हैज़ टू पे मेंटेनेंस थ्रू आउट हिज लाइफ अनलेस वाइफ वायलेट द रूल्स ऑफ मेंटेनेंस एज सच। अगर ये सारे ऑप्शंस जो मैंने बताए ये प्रूव हो गए रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो एग्जेम्पशन दी जाएगी हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करने से, अन्यथा वो बाध्य है कि उसे मेंटेन करना ही पड़ेगा वाइफ को थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर वो वाइफ वायलेट करेगी रूल मेंटेनेंस के, तो फिर एग्जेम्पशन फिर दी जाएगी, नहीं तो मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी। क्या क्या वो रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते वाइफ को? एडल्ट्री अगर कमिट कर रही है, जैसे पहले ही बताया, तो फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर वो सेपरेट रह रही है बिना प्रॉपर रीज़न के, अपनी मर्ज़ी से रह रही है, अगर अपना मेंटेनेंस का राइट उसने गिव अप कर दिया है, खुद के उसने कहा है कि उसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तब अगर उसने डिवोर्स ले लिया हस्बैंड से और उसके बाद दूसरी शादी कर ली, तो फिर पहले हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे वाइफ को मान लो कि मेंटेनेंस एक बार डिसाइड कर दी कोर्ट ने, जैसे मैंने बात की थी इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में कि 10,000 या 12,000 कोर्ट ने सेट कर दी कि इतना हस्बैंड को पे करना है, लेकिन वाइफ फिर से एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट को कि आप इंक्रीज़ करिए जी मेरी मेंटेनेंस, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं, सिचुएशन बढ़ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बड़ी क्लासेस में हैं, ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कोर्ट में। अब लास्ट पे बात करेंगे कि मानो जो वन टाइम एलिमनी सेट होती है उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ में, ये डिसाइड होता है कि कितनी पेमेंट हस्बैंड को करनी पड़ेगी, और एक एग्रीमेंट बनाया जाता है कि ये कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी है, इतना पैसा सेट कर देंगे एक ही साथ। तो वहाँ पर दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं और वो एग्रीमेंट बना के फिर कोर्ट में सबमिट किया जाता है। कोर्ट उस एग्रीमेंट के बेस पे फिर केस का निवारण कर देता है और दोनों पार्टीज़ को ये बता देते हैं कि ये आपको फॉलो करना है, और वहीं पे बात ख़त्म होती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 125 जो CRPC का मैंने कहा था कि गुजारा भत्ते के लिए जो पिटिशन फाइल की जाती है, और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्या एक साथ ही चल सकते हैं? मानो कि दोनों केस कर सकती है क्या वाइफ? तो इसका जवाब निखिल धनम वर्सेस तानिया पर ने ये केस है जिसमें बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बताया था कि यस दोनों केसेस चल सकते हैं, इसलिए वाइफ दोनों केसेस भी करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन दैट DV के केसेस भी चल रहे होते हैं, मेंटेनेंस के केसेस भी चल रहे होते हैं, FIR भी चल रही होती है। तो इतने सारे जो वुमेन को बचाने के लिए जो लॉ बनाया हुआ है
वो चल रहा है और केसेस इसमें चल सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने बात किया कि मेंटेनेंस के जो प्रोसीजर है उस पर कैसा स्टार्ट होता है केस, कि वाईफाई अपना केस कोर्ट में रखेगी एलिमनी को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, और अगर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है तो वो केस भी चलेगा। और यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस के बारे में बात करी 125 सीआरपीसी के बारे में, और वैसे ही डीवी एक्ट में भी चलता है। डीवी एक्ट में जब आप एप्लीकेशन सीजीएम के पास लगाते हैं तो कोर्ट में फिर पिटिशन चलेगी अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अपने एविडेंसेस वगैरह, और कोर्ट डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस को सेट करता है। उस एप्लीकेशन में जब आप अपने इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन उसमें लगा लेते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस भी हमें दी जाए, वो भी आप उसमें लगाते हैं, तो इंटरिम उसमें भी डिसाइड हो जाती है। मान लो कि आपने डीवी का पहले केस लगाया जिसमें 10,000 आपको पे करने के लिए बोला है कोर्ट ने, और उसके बाद आपने मेंटेनेंस का केस दूसरे फैमिली कोर्ट में लगा दिया जहाँ पे इंटरिम आप फिर से मांग रहे हैं, तो जो फैमिली कोर्ट का जज होगा वो फिर कंसिडर करेगा उस केस, उसको भी जो पहले ही आपको मेंटेनेंस मिल रहा है दूसरे ऑर्डर के ज़रिए, उसको भी कंसिडर करेगा, और फिर वो अपना ऑर्डर भी दे सकता है। वो भी फर्दर 2-4 हज़ार या 10,000 वो भी डाल सकता है, उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगता है कितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसको साइड लाइन नहीं कर सकता। मान लो कि डीवी एक्ट में 10,000 की आपको जज ने बता दिया कि पे करना है, अब फैमिली कोर्ट में दूसरा केस आपने डाला तो फैमिली कोर्ट का जज वो 10,000 साइड लाइन नहीं कर सकता कि आप फिर से 10,000 दो, वो कम करेगा, उसके हिसाब से 2-3 हज़ार और लगा सकता है बस। ये सारी चीज़ें फिर जब लास्ट पे फाइनल केस डिसाइड होगा तो फिर फाइनल एलिमनी डिसाइड होगी कि कितनी उनको पे करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस केसेस शुड बी डिसाइडेड बाई बोथ द पार्टीज विद कंप्रोमाइज़, अदरवाइज केसेस तो लंबे चलते ही हैं। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के बारे में, जिस पर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना रजनीश वर्सेस नेहा का केस है उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, या ड्राफ्ट जब फाइल करते हैं तो कैसे उसको सीक्वेंस वाइज आप बताते हैं कि मैरिज कब हुई, उसके बाद कब इंसिडेंट शुरू हो गया, आपने कब कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट, वुमेन सेल, आपके वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुआ जी, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं माना गया, फिर से मेरे साथ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुआ, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मुझे कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और वहाँ पे आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं सेक्शन 18 डोमेस्टिक वायलेंस में, और सेक्शन 17 में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में कि आपको जी ऑर्डर मिले रहने का। अगर किसी महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है इन लॉज के द्वारा तो सेक्शन 19 में आपका रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है कोर्ट के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस में दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो के बारे में। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ऐसी वीडियो में डालता रहूँगा इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।